साथियों नमस्कार। साप्ताहिक के इस कार्यक्रम में प्रोफेसर पीके जैन आप सभी दर्शकों का स्वागत करता है, अभिनंदन करता है। साथियों, आज मैं एक नवीन विषय के साथ आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। साथियों, 4 साल तक मैंने एक विषय पढ़ाया था, लीडरशिप, और उस लीडरशिप में एक टॉपिक है लीडरशिप इन क्राइसिस। लीडरशिप इन क्राइसिस का मतलब होता है कि जब बहुत ज्यादा क्राइसिस सिचुएशन आ जाए तो वो आपके लीडर की असली परीक्षा की घड़ी होती है। और कहते हैं कि पिछले 100 सालों में 5 या 6 इस तरह के अवसर आए जबकि कई राष्ट्र के राष्ट्राध्यक्षों की उनके नेतृत्व की परीक्षा की गई। और आज का जो एपिसोड है, मैं इसी तरह के एक लीडरशिप के टेस्ट और लीडरशिप किस तरह से अपने आप को जीवंत बना देती है ऐसे क्राइसिस सिचुएशन में, उसी का केस आपके सामने लेकर के उपस्थित हुआ हूं। साथियों, ये केस है 1976 का, एक शताब्दी का सबसे महत्वपूर्ण कमांडो ऑपरेशन जो कि इजराइल के कमांडोज ने किया। 3,500 किलोमीटर दूर अपने देश से जाकर के सर्जिकल स्ट्राइक करना और वहां पर जो इजरायली बंधक बनाए गए हैं उन इजरायली बंधकों को छुड़ा करके लाना। पिछले 100 सालों में इस तरह का कमांडो ऑपरेशन कभी दूसरा हमने देखा नहीं है। तो साथियों, चलते हैं, शुरुआत करते हैं। मैं चाहता हूं कि इस पूरे एपिसोड को मिनट दर मिनट में आपके सामने इसका वर्णन करूं, ताकि इसमें जो थ्रिल है, जो रोमांच है, जो ब्रेवरी है, जो कमिटमेंट है, हर चीज आपको सही तरीके से और सलीके से मैं समझा सकूं। साथियों, पिछले 100 सालों में कई ऐसी क्राइसिस सिचुएशंस आई हैं, जैसे पर्ल हार्बर का अटैक हुआ। जब जापानी फोर्सेस ने पर्ल हार्बर पर आक्रमण कर दिया, अमेरिका के लिए क्राइसिस सिचुएशन हो गई, प्रेसिडेंट रूजवेल्ट के लिए। रशिया में चेरनोबिल प्लांट से जब गैस लीकेज हो गई, रशिया के सामने वो क्राइसिस सिचुएशन हो गई। इंडिया में जब कंधार में एक एरोप्लेन को हाईजैक कर लिया गया, भारतीय प्रधानमंत्री के सामने, भारतीय नेतृत्व के सामने वो क्राइसिस सिचुएशन हो गई। और इसी कड़ी में 1976 में जब एक इजराइल के एरोप्लेन को हाईजैक करके और 3,500 किलोमीटर दूर जब ले जाया गया, तो एक्सट्रीम क्राइसिस सिचुएशन हो गई। अब इसको क्राइसिस सिचुएशन क्यों कहते हैं? क्राइसिस सिचुएशन इसलिए हो जाती है वो कि इसमें नेतृत्व के लिए हर मिनट महत्वपूर्ण होता है, हर क्षण महत्वपूर्ण होता है। घड़ी की सुइयां टिक टिक करते हुए निकलती चली जाती है। इसमें दिनों और महीनों का हिसाब नहीं होता, हर मिनट, हर क्षण, हर घंटा इंपॉर्टेंट होता है। और इसमें 2 अलग अलग तरह की चुनौतियां होती हैं। एक चुनौती जो बाह्य पक्षकार है, जो एक्सटर्नल पार्टी जिससे आपको निपटना है, और दूसरा आपके इंटरनल पार्टीज होती हैं। इंटरनल पक्षकार में मीडिया आप पर प्रेशर करता है, पब्लिक आप पर प्रेशर करती है, पब्लिक की एक्सपेक्टेशन बढ़ती हुई चली जाती है हर मिनट। अपोजिशन पार्टीज और पॉलिटिकल पार्टीज आपको प्रेशराइज करती है। और वो जो नेतृत्व के लिए क्षण होता है, वो बड़ा बेहद महत्वपूर्ण क्षण होता है। और तो साथियों, इसीलिए मैंने सोचा कि आज इस एपिसोड को आपके समक्ष साझा करूं कि उस महत्वपूर्ण घड़ी में किस तरह से इजराइल ने उस कमांडो ऑपरेशन को किया, सक्सेसफुली किया, और इतिहास में सबसे सफलतम कमांडो ऑपरेशन के रूप में वो ऑपरेशन दर्ज हुआ है। साथियों, घटना है 27 जून 1976 की। 27 जून 1976 एयर फ्रांस का एक विमान है, एयरबस A300, 248 पैसेंजर उसमें बैठे हुए हैं। और 248 पैसेंजर्स में 106 इजराइल के पैसेंजर्स हैं और बाकी सारे के सारे फ्रांस के पैसेंजर्स हैं। वो विमान अपनी रेगुलर उड़ान पर है। तेल अवीव, जो इजराइल की राजधानी है, तेल अवीव से शाम को उड़ता है। तेल अवीव से उड़कर के उसको एथेंस जाना है, एथेंस से पेरिस जाना है। उसे तेल अवीव से उड़ा, पेरिस पहुंचता है, तेल अवीव से उड़कर के एथेंस पहुंचता है। एथेंस 27 जून 1976 को सुबह 12:30 AM पर वो विमान एथेंस से पेरिस की उड़ान पर चलता है। कहते हैं कि कई बार छोटी छोटी गलतियां बड़ी भारी पड़ जाती है। एथेंस में उन दिनों
4 या 5 दिनों से सिक्योरिटी स्टाफ की स्ट्राइक चल रही थी। और जब सिक्योरिटी स्टाफ की स्ट्राइक चल रही थी तो किसी भी तरह से कोई मेटल डिटेक्टर यूज नहीं किया जा रहा था और ना सिक्योरिटी स्टाफ किसी तरह से पैसेंजर्स को चेक कर रहा था। तो एथेंस से विमान टेक ऑफ करता है और टेक ऑफ करने के 15 मिनट के बाद 4 हाईजैकर्स, जिसमें कि एक महिला है, उस विमान को हाईजैक करते हैं। पेरिस से ही पहुंचता है, एथेंस से उसको हाईजैक करते हैं और एथेंस से हाईजैक करने के बाद में उसको सीधा सबसे पहले लीबिया के बेनगाजी एयरपोर्ट पर ले जाया जाता है। बेनगाजी एयरपोर्ट पर, अब बेनगाजी एयरपोर्ट क्योंकि लीबिया भी उनका एक समर्थक देश था, और वो समर्थक देश क्यों था वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। वहां पर उस विमान को ले जाया जाता है और वो विमान वहां पर 9 घंटे तक एयर स्ट्रिप पर पड़ा रहता है। पैसेंजर्स पड़े हैं 9 घंटे तक। किसी भी तरह से बंधकों को छुड़ाने की कार्रवाई लीबिया सरकार की तरफ से नहीं हुई। रिफ्यूलिंग की रिक्वेस्ट की गई आतंकवादियों की तरफ से, तेल भरवा दिया गया, रिफ्यूल करता है और वहां से बेनगाजी से उड़ करके 3,500 किलोमीटर दूर चलता चलता वो युगांडा की राजधानी एंटेबे पर पहुंच जाता है। और जब एंटेबे पर पहुंचता है तो वहां पर जो नज़ारा होता है उसमें सारे के सारे यात्रियों को उतारा जाता है। उतार करके उस एंटेबे एयरपोर्ट का एक ओल्ड टर्मिनल होता है, उस ओल्ड टर्मिनल पर सारे लोगों को ले जाया जाता है। सारे लोगों को ले जाया जाता है तो यात्रियों को बड़ा आश्चर्य होता है कि 4 अपहरणकर्ता तो वो थे जो उनके साथ आए हुए हैं, लेकिन यहां पर 2 अपहरणकर्ता पहले से ही मौजूद हैं। तो उनके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहता है कि इसका मतलब कि गवर्नमेंट भी मिली हुई है। अब कुल मिलाकर के वो अपहरणकर्ता या आतंकवादी 6 आतंकवादी हो गए और 6 आतंकवादियों ने उन ओल्ड टर्मिनल बिल्डिंग में उन सारे के सारे यात्रियों को रख दिया। और जब सारे यात्रियों ने अंदर प्रवेश कर लिया उसके बाद टर्मिनल के चारों तरफ वो लैंडमाइन बिछा देते हैं, तार बिछा देते हैं, ताकि किसी भी तरह से कोई आदमी पार ना कर पाए, और अगर पार करेगा तो उसको करंट लग जाएगा या मर जाएगा। साथियों, अब मैं आपको बताता हूं युगांडा में जब उस एयरपोर्ट पर विमान उतरा उस समय युगांडा के राष्ट्रपति थे दादा ईदी अमीन। मैं 1 मिनट में दादा ईदी अमीन का परिचय दे दूं। कहते हैं कि हिटलर के बाद अगर सबसे क्रूर तानाशाह कोई इस दुनिया में हुए हैं तो दादा ईदी अमीन थे। अपने शासनकाल में कहते हैं करीब 15 लाख लोगों को उन्होंने मौत के घाट उतार दिया। लेकिन वो दादा ईदी अमीन, इन आतंकवादियों से उनकी थोड़ी सी मौखिक सहानुभूति थी और दूसरे का प्रत्यक्ष समर्थन भी उनको मिलता रहा। इसीलिए आतंकवादी सीधा का सीधा 3,500 किलोमीटर दूर ले जाकर के उसको एंटेबे एयरपोर्ट पर उतार देते हैं। साथियों, एंटेबे एयरपोर्ट पर उतर गया, 28 तारीख हो गई, 28 जून। अभी तक दुनिया को यह पता नहीं लग पा रहा है, इजराइल को यह पता नहीं लग पा रहा है कि आतंकवादी कौन है, उनकी डिमांड्स क्या हैं, क्या चाहते हैं, कुछ भी पता नहीं लग पा रहा है। लेकिन एक बात साफ है, क्योंकि उसमें 106 इजरायली पैसेंजर्स हैं और बाकी सारे फ्रेंच पैसेंजर्स हैं, तो कुल मिलाकर के शक ये होने लगा कि कहीं न कहीं आतंकवादी समूह जो इजराइल के खिलाफ काम कर रहे हैं उनमें से किसी एक समूह का यह काम है। साथियों, ये 28 जून पूरा का पूरा निकल जाता है, किसी तरह का कोई पता नहीं लगता। 29 जून को अर्ली मॉर्निंग में इजराइल के उस समय के प्रधानमंत्री थे याजिक रबीन। वो डिफेंस मिनिस्टर शिमोन पेरेस को फोन करते हैं और उसके साथ ही लीडर ऑफ अपोजिशन उस समय मेलकम बेगिन होते हैं। तीनों मिलते हैं और मिलने के बाद में वो डिस्कस करते हैं कि अभी तक कोई डिमांड्स आई नहीं है, अपहरणकर्ताओं का कोई पता नहीं है कि क्या उनका सोच है। लेकिन उसी समय इजराइल में एक टेररिज्म के एडवाइजर होते हैं जो टेररिज्म के बारे में प्रधानमंत्री को हमेशा सूचित सलाहकार बनते हैं। जैसे हमारे यहाँ पर नेशनल एडवाइजर होते हैं, सिक्योरिटी एडवाइजर होते हैं, तो वहाँ पर वो सिक्योरिटी एडवाइजर ना होकर के टेररिज्म एडवाइजर होते हैं, क्योंकि इजराइल के अस्तित्व के लिए सबसे बड़ा खतरा जो होता है वो आतंकवादी होते हैं। तो आतंकवादियों के बारे में सलाह वगैरह देते रहते हैं। तो उस समय मिस्टर जिरवी आतंकवादी के मामले के सलाहकार प्रधानमंत्री के थे, वो भी वहीं आ जाते हैं। फॉरेन अफेयर्स कमेटी और सिक्योरिटी कमेटी जो थी वो भी वहीं आती है। सारे मिलकर के डिस्कशन कर रहे होते हैं और उसी डिस्कशन के बीच में एक ये चिंतन उभर के आता है कि चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ हैं मिस्टर गुर, उनको भी बुला लिया जाए। कुछ देर बाद वो भी आ जाते हैं। मीटिंग में
उन्होंने कहा कि अभी तक पता नहीं लग पा रहा है उनकी डिमांड क्या है, कौन आतंकवादी हैं, कैसे हैं। उसी समय मीटिंग के बीच में ही फॉरेन मिनिस्टर जो इजराइल के मिस्टर एलन, उनको एक केबल मिलता है, क्योंकि फ्रेंच एम्बेसी से भी बराबर इजरायली संपर्क में थे। मीटिंग के बीच में ही उनको एक केबल मिलता है फ्रेंच गवर्नमेंट से, और फ्रेंच गवर्नमेंट ही कहती है कि एक हाईजैकर्स का ग्रुप है, उसका नाम है पॉपुलर फ्रंट फॉर द लिबरेशन ऑफ पैलेस्टाइन। पॉपुलर फ्रंट फॉर द लिबरेशन ऑफ पैलेस्टाइन, इस ग्रुप ने आपके इस विमान को हाईजैक किया है, और उनकी दो डिमांड्स हैं। पहली $5 मिलियन इन कैश, और दूसरी डिमांड है 53 आतंकवादियों को आपको छोड़ना पड़ेगा, जो कि इजराइल की जेल में बंद है और कुछ यूरोपियन कंट्रीज की जेल में बंद है। 53 आतंकवादियों को छोड़ना है, $5 मिलियन आपको देने हैं, और डेडलाइन है 1 जुलाई। अब आप साथियों सोच सकते हैं 28 जून हो चुकी है, 1 जुलाई की उनकी डेडलाइन है। आतंकवादियों को छोड़ना है। 53 में से 40 आतंकवादी ऐसे हैं जो इजराइल की जेलों में बंद हैं, और बाकी यूरोपियन जेलों में बंद हैं, फ्रांस की जेल में बंद हैं, इंग्लैंड की जेल में बंद हैं, और कुछ कनाडा की जेल में बंद हैं, और 1 जुलाई की डेडलाइन है। अब आपके सामने सवाल उठा होगा कि कौन से आतंकवादी हैं जिनको छोड़ना है, और इस रिमांड के पीछे मकसद क्या है। अब मैं आपको थोड़ा सा फ्लैशबैक में ले जाना चाहता हूं, ताकि आपको पता पड़ जाए कि ये क्यों इस तरह का एपिसोड हुआ और क्यों आतंकवादियों ने इस विमान को अपने कब्जे में लिया। फ्लैशबैक में फिर आपको ले जाना चाहता हूं साथियों। यह घटना है 1972 में एक म्यूनिक ओलंपिक हुआ था, ओलंपिक गेम्स। उस ओलंपिक गेम्स में इजराइल की टीम ने भी पार्टिसिपेट किया, और म्यूनिक के ओलंपिक गेम्स में पैलेस्टीनियन ऑर्गेनाइजेशन के जो PLO का जो ग्रुप था, ब्लैक सितंबर, वो भी एक आतंकवादी ग्रुप था। कई तरह के आतंकवादी ग्रुप चलते थे, जैसे हमारे कश्मीर में कई आतंकवादी ग्रुप हैं, वहां पर भी चलते रहते हैं। तो ब्लैक सितंबर नाम का एक फिलिस्तीनियों से संबंधित आतंकवादी ग्रुप था। वो आतंकवादी ग्रुप ओलंपिक विलेज में घुसा और उसने 11 इजरायली खिलाड़ियों की हत्या कर दी। 11 इजरायली खिलाड़ियों की हत्या कर दी। और आप समझ सकते हैं कि इजराइल जैसे देश के लिए एक एक व्यक्ति की जान कितनी महत्वपूर्ण हुआ करती है। और जब 11 खिलाड़ियों की हत्या कर दी, तो उस समय सब इजराइल के प्रधानमंत्री थी मिसेस गोल्डा मायर। गोल्डा मायर अगले ही दिन मोसाद के साथ, मोसाद जो उनकी सीक्रेट एजेंसी है, उसके साथ मीटिंग करती है, और मीटिंग करने के साथ गोल्डा मायर कहती है कि वो ब्लैक सितंबर के लोग जो 9 या 10 लोग हैं जिन्होंने सबको मारा है, दुनिया के किसी भी कोने में छिपे हो, मैं उनको जिंदा या मुर्दा देखना चाहती हूं, किसी भी कोने में छिपे हों। और 2 साल तक साहब मोसाद ने ऑपरेशन किया। किसी को कनाडा में मारा आतंकवादी को, किसी को इंग्लैंड में मारा, पैलेस्टाइन के पास, इजराइल के पास ही लेबनान है, वहां पर उन्होंने ऑपरेशन रीत किया। बेरूत में उन्होंने लोगों को मारा, किसी को रिमोट बम से मारा, किसी को किसी दूसरे तरीके से मारा, और 2 साल में सारे के सारे आतंकवादियों को उन्होंने सफाया कर दिया। और जब सारे आतंकवादियों को सफाया किया, तो उसके साथ साथ कुछ आतंकवादियों को उन्होंने पकड़ भी लिया। तो जो आतंकवादी पकड़े गए, उसके बाद में तो उसमें से 40 आतंकवादी तो इजराइल की जेलों में थे, और बाकी कुछ यूरोपियन कंट्रीज ने पकड़ लिए थे। कनाडा ने सपोर्ट किया था, जर्मनी ने सपोर्ट किया, तो वो कनाडा की, जर्मनी की और इंग्लैंड की जेलों में थे। अब वो जो आतंकवादी हैं वो ये चाह रहे हैं कि इजराइल अपनी जेलों से भी आतंकवादियों को रिहा करे, और इजराइल प्रेशर डाले जर्मनी पर और दूसरे यूरोपियन कंट्रीज पर भी, कि ताकि वो 13 आतंकवादी भी रिहा कर दिए जाएं और $5 मिलियन हमारे को दे दिए जाए। तो ये इसका बैकग्राउंड था। मैनेजमेंट में जब इस तरह की स्ट्रेटेजिक सिचुएशन हो जाए, जब इस तरह का क्राइसिस हो, तो उसमें एक प्रिंसिपल होता है। वो प्रिंसिपल होता है थर्ड पार्टी इंटरवेंशन, कि जितने भी कोई पार्टीज हों जो किसी तरह से मेडिएट कर सकें, किसी तरह से मध्यस्थता कर सकें, उनको लगाया जाता है। जब उनको सारी बातें हो रही थी, तो इजराइल में एक कर्नल बार लेव थे। तो इजराइल के प्राइम मिनिस्टर ने, याजिक रबीन ने कहा कि स्थिति भी ये है, डिमांड्स पता लग गई हैं, आतंकवादियों की पहचान हो गई है, और वो युगांडा में एंटेबे में दादा ईदी अमीन के, सीधी सी बात है कि हम ये मान के चल रहे हैं कि वो दादा ईदी अमीन के कब्जे में ही है। तो दादा ईदी अमीन से आप क्यों, कि वो जो कर्नल लेव थे वो दादा ईदी अमीन के बहुत अच्छे फ्रेंड रहे थे, और कई जगह उन्होंने कई कंट्रीज में उनके साथ काम भी किया था। वैसे वो खुद इजरायली थे, लेकिन उन्होंने कहा एक बार आप बात कर लें। तो जब वो दादा ईदी अमीन से बात उन्होंने की, तो एक दूसरे एक्सटेंशन कोर्ट से
इजराइल के प्रधानमंत्री और डिफेंस मिनिस्टर उनकी बातचीत को सुन रहे थे। लेकिन दादा ईदी अमीन ने इतने हॉस्टाइल तरीके से बात की, इतने नकारात्मक तरीके से बात की कि वो बात बनी नहीं। फिर उनको एक प्रलोभन और दिया गया कि अगर आप इन इजरायली बंदियों को छुड़ाने में मदद कर देंगे तो अगले साल का नोबेल पुरस्कार शायद हम आपको दिलवा पाए। कई बार होता है कि आपको इंसेंटिव देना पड़ता है, मोटिवेट करना पड़ता है। जब उनको ये ऑफर दिया गया तो इस ऑफर को भी ठुकरा दिया दादा ईदी ने। उन्होंने कहा नहीं, मैं इस मामले में आपकी मदद कुछ नहीं कर सकता। एक दूसरा प्रस्ताव फिर इजराइल ने दिया, वो डायरेक्ट आतंकवादियों को पहुंचाया गया। उसमें यह था कि भैया हम एक काम करते हैं कि आप सारे के सारे बंदियों को किसी थर्ड कंट्री में लेकर के आ जाइए, एक ऐसी कंट्री जो आपको भी एक्सेप्टेबल हो और हमें भी एक्सेप्टेबल हो। आप विमान को लेकर के वहां जाइए, वहां नेगोशिएशन हो जाएगा और नेगोशिएशन होने के बाद में अपन सारी बात कर लेंगे। उस प्रस्ताव को आतंकवादियों ने ठुकरा दिया। और जब आतंकवादियों ने ठुकरा दिया तो अब इजरायली नेतृत्व के पास देखिए ऑप्शन लिमिटेड से लिमिटेड होते जा रहे हैं और घड़ी की सुइयां एक मिनट निकलती जा रही है। और 106 पैसेंजर्स जो बंदी हैं, जैसे मैंने पहले ही कहा कि इजराइल के लिए एक एक जान बहुत कीमती होती है। अब समय आता है 29 जून की रात होती है। आतंकवादी क्या करते हैं कि 29 जून को शाम को जितने भी बंदी थे उनमें से इजरायलियों को अलग करते हैं, फ्रेंच पैसेंजर्स को अलग करते हैं और फ्रेंच पैसेंजर्स को एक स्पेशल फ्लाइट में बिठा करके और वो पेरिस भेज देते हैं, क्योंकि उनका अल्टीमेट टारगेट तो इजरायली बंदी ही थे। तो उन्होंने कहा कि एक साथ पूरे वर्ल्ड ओपिनियन को हम अगेंस्ट नहीं करते हैं, तो फ्रांस के सारे यात्रियों को स्पेशल फ्लाइट में बिठा करके उन्होंने पेरिस भेज दिया। अब देखिए वो सारे के सारे पैसेंजर्स 30 जून को सुबह पेरिस पहुंच जाते हैं। अब देखिए नेतृत्व किस तरह से काम करता है। इजराइल को पता लग जाता है कि वो सारे के सारे पैसेंजर्स जो कि उस फ्लाइट में थे वो सुबह की फ्लाइट से पेरिस पहुंचने वाले हैं सुबह 5:30 बजे। 5:30 बजे फ्लाइट उतरती है तो मोसाद के आदमी जो इजराइल की डिटेक्टिव एजेंसी है सादे वेश में उन पैसेंजर से मिलते हैं और मिलकर के कुछ जानकारियां हासिल करना चाहते हैं कि वो आतंकवादी कैसे थे, बिल्डिंग कैसी थी, क्या स्थिति चल रही थी। लेकिन उसी समय एक जोरदार घटना घटती है। वो जोरदार घटना ये घटती है कि जितने भी फ्रेंच पैसेंजर्स को उन्होंने रिहा किया उसमें एक पैसेंजर फ्रेंच सिटीजन तो था लेकिन बेसिकली ज्यूज था, यहूदी था वो। अब उसने फ्रांस की नागरिकता ले ली लेकिन बेसिकली यहूदी था। तो उसको उन्होंने टैप किया और उसको कॉन्फिडेंस में लेकर सारी जानकारी की। और उस आदमी को, क्योंकि उसने आर्मी में भी सर्व किया था, इजराइल की आर्मी में भी किसी में, तो वो अस्त्र शस्त्रों से, वेपन की ट्रेनिंग से भी वो पूरी तरह से वाकिफ था। उसको कॉन्फिडेंस में लेकर के सबसे पहले तो पूछा गया कि आतंकवादी कैसे हैं। आतंकवादियों का हुलिया उसने अपने दिमाग में बहुत अच्छी तरह से बिठा लिया था। तो उस दिमाग के बेसिस पे उनका रफ स्केच बनाया गया और उसी ने बताया गया कि चार आतंकवादी तो वहाँ से थे और 2 आतंकवादी हमें एंटेबे एयरपोर्ट पर मिल गए। तो 6 के 6 आतंकवादियों का हुलिया बनाया गया और हुलिया बनाने के बाद में फिर उनसे पूछा गया कि आतंकवादियों के पास हथियार कौन से हैं। तो चूंकि उसके स्वयं के पास आर्मी की ट्रेनिंग थी तो उसने इमीडिएटली बता दिया है कि कौन सी राइफल है, कौन सी स्टेन गन है, कौन से बम है, सारा डिटेल जानकारी उसने दे दी। और ये इंफॉर्मेशन उनके लिए पर्याप्त इंफॉर्मेशन थी। और जब ये पर्याप्त इंफॉर्मेशन जब उनको मिल जाती है तो वो सारी इंफॉर्मेशन लेकर के 4 घंटे बाद वो मोसाद के एजेंट वापस तेल अवीव आ जाते हैं। और जब तेल अवीव आते हैं तो इमीडिएटली उस इंफॉर्मेशन के बेसिस पर रक्षा मंत्री शिमोन पेरेस, जो कि इजराइल के रक्षा मंत्री थे उस समय, वो अर्जेंट मीटिंग बुलाते हैं। और जब अर्जेंट मीटिंग बुलाते हैं तो उस समय उनका माइंड डेवलप हो जाता है कि अब हमें कमांडो ऑपरेशन और सर्जिकल स्ट्राइक ही करनी है। साथियों, अब इस ऑपरेशन को किस तरह से अंजाम दिया जाता है, जो कि शताब्दी का सबसे महत्वपूर्ण सर्जिकल स्ट्राइक और कमांडो ऑपरेशन बनता है इस दुनिया का, अगले अंक में इसी समय मैं आपके सामने फिर साझा करूंगा कि किस तरह से उन्होंने ऑपरेशन रचा, किस तरह से कमांडोज गए, किस तरह से 3500 किलोमीटर दूर जाकर के उन्होंने इस कमांडो ऑपरेशन को अंजाम दिया, जो कि इस दुनिया का बेहतरीन कमांडो ऑपरेशन बना। अगले सप्ताह फिर इसी समय आपके साथ हाजिर होऊंगा। नमस्कार, जय।